हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एसएसटी चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारी चीज़ों को, सारे क्वेश्चंस को पाइल अप करके मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कवर कर लोगे तो या तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे या तो इसके अराउंड ही क्वेश्चन बनेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद उसके की पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे, जिसके अराउंड आपको थ्योरी बनानी पड़ेगी। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि 1804 की जो नेपोलियन संहिता थी उसके प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जब नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो वो 1804 में कुछ प्रशासन को चलाने के लिए उसने कई सारे रूल्स लेके आए। ये जो रूल्स थे वो जनता के लिए काफी अच्छे थे, इसलिए इसे 1804 की नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नेपोलियन कई सारे रूल लेकर आए, जिसमें से सबसे पहला रूल था जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों का खात्मा। यानी कि ऐसे लोग जो जन्म से आधारित जिनके पास विशेष अधिकार है, जैसे राजा का बेटा राजा, या फिर अगर मंत्री का कोई बेटा तो उसे भी एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। अगर कोई किसी सिपाही का बेटा है तो उसे सिपाही बना दीजिएगा। जन्म पे आधारित जो विशेष अधिकार है, बिना क्वालिटी के, बिना टैलेंट के जो लोगों को जॉब मिल जा रही है, या वो किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का बेटा है इसलिए उसको वो जॉब मिल जाएगी, ये सारी चीजों को नेपोलियन ने खत्म कर दिया। तो पहला जो उसने स्टेप उठाया, जन्म पर आधारित सुविधाओं को समाप्त कर देना। सेकंड था बेटा संपत्ति के अधिकार की बहाली। आज भी हमारे पास संपत्ति का अधिकार है, तो उससे पहले संपत्ति का अधिकार नहीं हुआ होता था, क्योंकि कोई भी राजा बना तो जितनी भी लैंड थी वो खुद एक्वायर कर लेता था, उस पर अलग अलग तरीके से मन मर्जी तरीके से टैक्स करता था। तो जो नेपोलियन था उसने संपत्ति के अधिकार का अधिकार लोगों को दिया। तीसरा था जमींदारी और सामंती व्यवस्थाओं की समाप्ति। बेटा जो जमींदारी व्यवस्था थी या सामंती व्यवस्था थी उसमें क्या होता था कि राजा है और जमींदार है, उसके बीच में एक मिडल मैन सामंत आ जाता था। ये क्या करता था, उसे राजा को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होता था, तो उसके लिए वो जो किसान होते थे उनका शोषण करता था, उनसे बहुत ज्यादा अमाउंट की डिमांड करता था, ताकि राजा को पैसे देने के बाद भी उसके पास कुछ अमाउंट बन जाए। राजा को तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और इसको बीच में मार्जिन भी बनाना है, तो इसमें किसानों का बहुत ज्यादा शोषण होता था। तो जो नेपोलियन था उसने क्या किया कि जमींदारी और सामंती व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया। इसके अलावा यातायात और संचार की व्यवस्थाएं, यानी कि जो यातायात गाड़ियां हैं, ये हैं, सड़कें हैं, उसके अलावा संचार की व्यवस्था। अभी तो संचार की व्यवस्था के लिए टेलीफोन और इंटरनेट है, बट उस वक्त संचार की जो भी व्यवस्थाएं थी उसको दुरुस्त किया। उसके अलावा मानक नाप तौल का पैमाना चलाना। मानक पैमाना ये होता है कि एक पर्टिकुलर वजन, इंच, रेट, ये सारी चीजों को फिक्स किया गया। ऐसे सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई बिजनेस चल रहा है, कोई किलो में नाप रहा है, कोई पाउंड में नाप रहा है, तो वजन करने में, बिजनेस करने में काफी मुश्किल होगा। तो एक स्टैंडर्ड वेट का, एक स्टैंडर्ड पैमाने का जो मानक था वो लेकर नेपोलियन आया। उसके अलावा एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई, यानी कि एक सिंगल मुद्रा चलाई गई जो पूरे राष्ट्र में चलेगी और हर जगह एक्सेप्टेबल होगी। तो ये सारे जो पॉइंट थे वो थे नेपोलियन की नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन जो है वो है यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता लिखिए। ये जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, यानी ये अमीर लोग होते थे, ऊंची जाति के लोग होते थे, उन्हें कुलीन वर्ग बोला जाता था। तो उनकी कुछ खास विशेषताएं थी। जैसे सबसे पहला तरीका था बेटा जीवन जीने की समान शैली। उन लोगों के जीवन जीने का जो तरीका था, समाज था, जो कल्चर था, वो एक जैसा था। दूसरा, ये लोग भूस्वामी हुआ करते थे, लैंड ओनर, यानी कि इनके पास खुद की बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। तीसरा, कूटनीतिक भाषा। इनकी खुद की अपनी कूटनीतिक भाषा होती थी, जैसे उच्च वर्ग में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करना, खुद की पॉलिटिकल इनकी लैंग्वेज होती थी। इसके अलावा ये लोग आपस में ही वैवाहिक संबंध रखते थे, यानी कि कुलीन वर्ग के लोग की शादी सिर्फ कुलीन वर्ग में करते थे, अपने वर्ग से बाहर ये अपनी शादी नहीं करते थे। और आपस में वैवाहिक संबंध के अलावा उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था, जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो अपर लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो आपस में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1815 की वियना संधि। समझते हैं 1815 की वियना संधि क्या है। 1815 में वियना नामक शहर में एक संधि हुई, इसलिए इसे 1815 की वियना संधि कहते हैं। बात होती है कि इसमें हुआ क्या। जब नेपोलियन हार गया तो दोबारा से बूर्बो वंश की पुनः स्थापना करने के लिए एक मीटिंग की गई, उसे ही हम लोग वियना संधि या वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए और जो नेपोलियन ने कई सारे अच्छे उदारवादी काम किए थे उसको हटाकर दोबारा से रूढ़िवाद की ओर जाने के लिए नए नए प्लान्स बनाए गए कि बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की जाए। आपको पता है बुर्बो वंश कौन सा है, वही वाला वंश जो लुईस 16वां वाला वंश था, उसी वंश की दोबारा से स्थापना करने की बात की।
फ्रांस के किनारों पर कई कई नए नए राज्य बनाए गए ताकि फ्रांस दोबारा से उसे डेवलप ना कर सके। इसके अलावा फ्रांस ने जो नेपोलियन के टाइम पे कई सारे जगह जीते थे, कई सारे नए एरिया जीते थे, वो सारे एरिया का आधिपत्य जो था वो भी फ्रांस ने खो दिया। तो ये था 1815 की वियना संधि। इसका जो मूल उद्देश्य था वही था कि जो 1815 तक जो उदारवाद आया है, किसकी वजह से, नेपोलियन की वजह से, उस उदारवाद को हटाकर दोबारा से रूढ़िवाद की ओर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे? तो समझते हैं। यूरोप के जो बेटा उदारवादी थे उनके कुछ मूल थे, नैतिक मूल थे। वो लोग क्या सोचते थे उसके बारे में इस क्वेश्चन को हमें बताना है। तो पहली जो उनकी थिंकिंग थी, कानून के समक्ष समानता, कि कानून के सामने सारे लोग बराबर होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी लिंग का हो, कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून के लिए सारे लोग बराबर होने चाहिए। ये पहली उदारवादी थिंकिंग थी। जो दूसरी थी वो थी व्यस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं। वो व्यस्क मताधिकार के पक्ष में तो थे लेकिन सबके पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि भैया मताधिकार तो मिले लेकिन सबको ना मिले, ठीक है। इसके अलावा बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य में वस्तुएं एवं पूंजियों के प्रवाह पे लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने का पक्षकर। वो चाहते थे कि जो समाज है उसके अंदर जो प्रवाह है, प्रवाह तीन तरह के होते हैं, वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, श्रम का प्रवाह। तो ये जो तीन तरह के प्रवाह हैं, इन प्रवाह पे जो प्रतिबंध लगे हैं, चाहे जो पूंजी पर प्रवाह लगा है, पूंजी के प्रवाह पे प्रतिबंध की पूंजी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है, पैसा। श्रम पर प्रवाह यानी कि एक जगह के लोग दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं, ठीक है। वस्तुओं पर प्रवाह, एक जगह की बनी वस्तु दूसरी जगह जाके बिक रही है। इस तरह की जो प्रवाह है, जो सामान यहाँ से वहाँ जा रहा है, पैसा वहाँ से वहाँ जा रहा है, मजदूर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ये सारे जो प्रवाह है इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये सारे प्रतिबंधों को हटाया जाए। तो ये जो थिंकिंग थी इसको हम कहते हैं लिबरल थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? अब ये कोई भी अगर तुम राजनीतिक संघर्ष उठाओगे तो महिलाओं की भी उसमें कहीं ना कहीं भूमिका होती है। तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी उसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है। तो जो पहला पॉइंट है, स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाना। वो खुद के ग्रुप फॉर्म करने लगे थे, खुद के पॉलिटिकल ग्रुप बनाने लगे थे जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए होते थे। तो और उसके साथ साथ जो पुरुष द्वारा बनाए गए राजनीतिक संगठन थे उसके अंदर भी उन्होंने खुल के पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया था। दूसरा, समाचार पत्रों का प्रकाशन, खुद के न्यूज़पेपर्स प्रिंट करना। देखो, अगर कोई भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है, बहुत बड़ी क्रांति हुई है, तो उसके ऊपर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का पीछे बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही आप लोगों के अंदर कंट्रोल ला सकते हो, अपनी भावनाओं को, विचारों को प्रकाशित कर सकते हो, कई सारे लोगों को अपने आप से जोड़ सकते हो। तो महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रही, उन्होंने भी अपने खुद के समाचार पत्रों का प्रकाशन चालू कर दिया। आपको पता है कि भैया मताधिकार तो सबको मिल रहा था लेकिन किसको नहीं मिल रहा था? महिलाओं को। तो उन्हें अपने मताधिकार के लिए, मताधिकार का मतलब होता है वोटिंग राइट, वोट देने की पावर। पहले क्या होता था कि सबको वोट देने की पावर होती थी, महिलाओं को नहीं होती थी। तो महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए, वोटिंग राइट के लिए भी संघर्ष किए। यही नहीं, उन्होंने कई सारे राजनीतिक बैठक किए, यानी कि सम्मेलन किए, मीटिंग्स की। इसके अलावा प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया, कि आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसमें भी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में यूरोप में हुए राष्ट्रवादी लहर के क्या कारण हैं? तो उसके कई सारे कारण हैं। आप खुद ही सोचिए, किसी भी देश में अगर कोई क्रांति आएगी तो ऐसा नहीं कि अचानक से आएगी, उससे पहले कई दशकों तक, कई सालों तक लोगों को परेशान किया गया होगा, तभी उसकी जो थोड़ी 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 जो वो है खुंदस है, वो धीरे धीरे बाहर एक राष्ट्रवाद, एक आंदोलन, एक रहल, एक क्रांति के रूप में निकलेगी। तो ये 19वीं सदी में एक हमें राष्ट्रवादी लहर दिखाई दी, उसके पीछे कई सारे कारण थे, जिसमें से पहला कारण था जनता पर होता अत्याचार। जनता पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा था। जो उस वक्त लुईस 16वां था या उससे पहले जो बुर्बो वंश के राजा थे, उन्होंने जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। उसके अलावा निरंकुश शासन व्यवस्था, जो व्यवस्था थी वो निरंकुश हो चुकी थी। निरंकुश का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, यानी कि राजा जो चाह रहा है वो कर रहा है, जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है, उसे हम बोलते हैं निरंकुश। तो निरंकुश शासन व्यवस्था हो गई थी। उसके अलावा उदारवादी विचारों का प्रसार, धीरे धीरे लोगों में भी कैसी विचारधारा आ गई थी? उदारवादी विचारधारा। जो लोग पहले रूढ़िवादी विचारधारा के थे, अब वो धीरे धीरे किस ओर बढ़ रहे थे? उदारवादी विचारधारा की ओर। रूढ़ी विचारधारा होती है पुरानी विचारधारा, वही उदारवादी जो विचारधारा होती है वो होती है नई विचारधारा। इसमें क्या होता है कि लोग नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना चालू करते हैं, वो समझते हैं कि आज़ादी भी कोई चीज़ होती है। तो उदारवादी विचारधारा का प्रचार हो गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, लोगों में स्वतंत्रता, समानता और यूनिटी की जो फीलिंग थी वो बढ़ने लगी थी।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मिडिल क्लास, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। क्योंकि किसी भी समूह में कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है वो हमेशा किसका होता है? मिडिल क्लास का। तो अगर मिडिल क्लास कुछ करेगा तो उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो धीरे धीरे जो मिडिल क्लास था वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गया था, एजुकेटेड हो गया था, जिसका असर हमको राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में देखने को मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार यूरोप में होने वाले औद्योगिकरण के उदय ने यूरोप के राजनीतिक समीकरणों को बदल के रख दिया? अब देखो, औद्योगिकरण मतलब बिजनेस, फैक्ट्रीज, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट। तो जब ये सारी चीजें सामने आएगी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, सामाजिक, इकोनॉमिक सारे समीकरण बदलेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे ही यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, फैक्ट्रीज खुली, वैसे ही पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि और शहरों और विकास वाणिज्य वर्गों का उदय। क्या हुआ? ऑटोमेटिक विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, और जो शहरों में विकास और वाणिज्यिक वर्ग थे उनका क्या हुआ? उधार हुआ। उसके कारण कई सारे लोगों को जॉब मिलनी चालू हो गई। श्रमिक और मध्य वर्ग का उदय। अब एक नया वर्ग पैदा हो गया। पहले क्या था? भूस्वामी, जमीन का मालिक, या फिर किसान, या फिर नौकर। ठीक है, लेकिन एक नया समाज सामने आया जिसे हम कहने लगे श्रमिक समाज। क्योंकि फैक्ट्रियां बनी तो श्रमिक आए, लेबर्स आए, और ये एक मिडिल क्लास पैदा हुआ। और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति होने लगी। आप खुद ही सोचिए, पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। उनको पता है कि हमें मरना है, कटना है, काम तो इसी कुलीन वर्ग का जो आदमी है उसी के खेतों में करना है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो ये जैसा भी कहेगा इसकी बात को मान लेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे देखा गया कि हमारे पास और अदर ऑप्शंस हैं, हम कहीं और जाके भी जॉब कर सकते हैं, तो इन्होंने ऑटोमेटिक जो खेतों में होने वाली प्रताड़ना थी उसे धीरे धीरे हटना चालू किया, और इससे जो विशेष अधिकार थे कुलीन वर्ग के वो सारे खत्म हो गए। तो आज की वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने कवर किया है। ऐसी वीडियो कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे। एग्जाम से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन या तो इन्हीं में से आएंगे या तो इसके अराउंड आएंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो